नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सरकार। मैं हूं आपके सामने मनीष कुमार पांडे। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और नौकरशाही जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरें। पहली खबर हमारी सूबे की राजनीति से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के नौकरशाही से जुड़ी हुई है। तीसरी खबर सरकारी विभागों से यानी सिंचाई विभाग और यूपीडा से जुड़ी हुई है। चौथी खबर जो हमारी है वो उत्तर प्रदेश में एक जिले में तैनात एक जिले के कप्तान से जुड़ी हुई है। तो फिलहाल आइए शुरू करते हैं अपना खास शो सरकार। नमस्कार। हमारी जो पहली खबर है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई है और इस खबर पर हमारी ही नज़र नहीं बल्कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के लोगों की है। दरअसल याद होगा आपको कि एक फिल्म आई थी गदर। गदर एक प्रेम कथा जिसमें सनी देओल ने जब हैंडपंप उखाड़ा था तो वो दृश्य आज तक लोग अपने जहन से नहीं उतार पाए हैं। और गाहे बगाहे जब हैंडपंप की चर्चा होती है तो फिल्म गदर की भी चर्चा हो जाती है। लेकिन ये खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए हैंडपंप से है। दरअसल आपने देखा होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव रखने वाले हैंडपंप वाले दल यानी चौधरी साहब वाली पार्टी काफ़ी चर्चा में रही। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया, चुनाव लड़ा। बहुत सारी तस्वीरें आपने उस दौर की देखी होंगी। फिलहाल दोनों लोग जो मिल के जो गठबंधन बनाया काफ़ी कामयाब हुए। हैंडपंप और साइकिल ने एक तरह से कहेंगे कि अच्छी जोड़ी रही इन लोगों की और 22 के विधानसभा चुनाव में ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। उस दौर में जब हैंडपंप वाले दल के करता धरता चौधरी साहब, उनके बयानों को अगर आप देखें तो वो बयान उनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही हुआ करते थे और उन्होंने बहुत सारे मंचों से दावा किया था कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं आएंगे। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद एक बार फिर हैंडपंप की चर्चा उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी होने लगी और पूरे देश में होने लगी। दरअसल हुआ क्या, जयंत चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा कि जब चावल ही खाना है तो बिरयानी से क्यों परहेज करें, या बिरयानी क्यों ना खाएं, या फिर खीर क्यों ना खाएं। अब उनके खीर और बिरयानी वाले इस बयान के बाद जो तमाम सियासत के पंडित हैं वो चौकन्ने हो गए। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि साफ इशारा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में अब हैंडपंप कमल के साथ दिखने वाला है। दरअसल होता यह है कि जो छोटे दल हैं, हालांकि बहुत बड़ा प्रभाव है इस दल का, लेकिन फिर भी उनकी हैसियत का आकलन लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में उनकी सीटों के ही आधार पर किया जाता है। लेकिन 2022 से लेकर 2024 तक का समय काफ़ी लंबा समय रहा और इस दौरान चौधरी साहब, छोटे चौधरी, दूर रहे सत्ता से। लेकिन अब जब उनका ये बयान आया है कि चावल ही खाना है तो खीर और बिरयानी क्यों नहीं, इसे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनके झुकाव से जोड़कर देख रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के हमारे सूत्र हैं उनका ये कहना है कि अब जो पार्टी की सोशल मीडिया सेल है, जो उनके सोशल मीडिया पर काम करते हैं, वो तमाम जयंत चौधरी के पुराने बयानों को सहेजने में लग गए हैं कि पता नहीं कब
कौन सा बयान उनका वायरल करना पड़े या सामने ले आना पड़े। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये जो नई खिचड़ी बन रही है, इससे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होने वाली है, और समाजवादी पार्टी जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में धूल में मिलाने की कोशिश में लगी हुई हैं, उसकी दुश्वारियां इस खबर से बढ़ गई हैं। मुझे याद है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो लखनऊ में एक क्रिकेट मैच का आयोजन होता था, जो आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन सभी अफसर मिलते थे और मिल के एक टीम बनती थी और मुख्यमंत्री की टीम के साथ उनका मैच होता था। खेल भावना थी, लेकिन उसका मकसद कहीं ना कहीं अपनी करीबी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जो शख्स बैठा हुआ था उससे बढ़ाने की कही जाती थी कि मकसद इसका यही है। बहुत सारे अफसर जब मुख्यमंत्री बॉलिंग करने आते थे तो क्लीन बोल्ड हो जाते थे, और बहुत सारे अफसर जब बॉलिंग करते थे और सामने मुख्यमंत्री बैटिंग कर रहे होते तो बॉल वो ऐसी टपा के फेंकते थे कि बल्ले पे जाए तो 4 रन या 6 रन ही बने। फिलहाल बहुत सारे दौर हम लोगों ने नौकरशाही के देखे हैं, लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में एक नया दौर चल रहा है। ये दौर है गाय को रोटी खिलाने का। ये दौर है कांवड़ यात्रा में आए हुए जो तीर्थयात्री जाते हैं, जो भक्त जाते हैं, उनके लिए अपनी सहानुभूति दिखाने का। हाल में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक ज़िले के डीएम साहब काफ़ी चर्चा में आए। दरअसल डीएम साहब जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में तैनात थे तो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। तमाम जो सरकारी योजनाएं रहीं, तमाम उसको ज़मीन पे उतारने पे सफल रहे और जनता का भरपूर सहयोग मिलता था। मुझे वो भी तस्वीरें याद हैं, मैंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की थी कि जब वो ज़िला छोड़ के जाने लगे तो बड़ी ज़बरदस्त विदाई हुई थी। बहुत सारे लोग उन्हें छोड़ने आए थे और अफसोस जता रहे थे कि ऐसे अफसर को ज़िले में और कुछ दिन होना चाहिए था। लेकिन फ़िलहाल साहब की ज़रूरत कहीं बड़े ज़िले में थी। शासन में जो अफसर बैठे थे उन्हें एक बड़े ज़िले में भेज दिया। लेकिन कल उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी जिसमें ये बताया जा रहा था कि साहब जो कांवड़ लेके जो भक्त निकल रहे हैं उनके लिए कहीं कोई कैंप था या कोई मुझे लगता है कि स्टॉपिंग पॉइंट था, वहाँ पर तवे पर रोटी सेंक रहे थे। अब आप सोचिए कि जब ज़िले का एक कलेक्टर रोटी सेंकने लगे तो चर्चा तो होगी ही, और वो रोटी अपने किचन में नहीं सेक रहा है, सार्वजनिक स्थल पर सेक रहा है। और बताया ये गया कि ये रोटी डीएम साहब जो सावन में जो भक्त सड़कों पर निकल रहे हैं उनके लिए सेक रहे हैं, ये रोटी वो खाएंगे। तब से तरह तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। तमाम आलोचक हैं, आलोचकों का कहना है कि सरकार और सत्ता में बैठे लोग जिस विचारधारा के होते हैं, ये नौकरशाह अपने आप को उसी विचारधारा से जोड़ देते हैं और इनमें होड़ लग जाती है कि कौन सा काम ये करें। और जो सत्ता के सिंहासन पर यानी सूबे में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, वो इनके जो भी कारनामे या जो भी ये काम करें, ये काम उनके कानों तक पहुंच जाए और एक अच्छा मैसेज देने में सफल रहें। फिलहाल सराहना भी हो रही है इस बात की कि डीएम साहब खुद रोटी सेकने लगे भक्तों के लिए, और आलोचना भी हो रही है कि डीएम साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल आजकल के दौर में चल तो यही रहा है। बहुत सारे जिलाधिकारियों के बंगलों में आप गौशालाएं देखेंगे, बहुत सारे अफसरों को आप गाय को रोटी खिलाते हुए देखेंगे। अच्छी बात है, शुरुआत अच्छी है। लेकिन फ़िलहाल ताज़ा मामला
मौजूदा जिलाधिकारी महोदय का है। इन्होंने सबको पीछे छोड़ते हुए कांवड़ यात्रा में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए रोटी बनाकर ये सिद्ध कर दिया है कि वो सबसे आगे है। मुझे हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश के एक विभाग से है और विभाग में नौकरशाही से ही जुड़ी समझिए इसे। दरअसल हाल में ही आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में नियुक्ति विभाग ने करीब 250 से अधिक पीसीएस अफसरों के तबादले किए। सबको नई जिम्मेदारियां दी गई, सबको नए जिले दिए गए, सबको नए कार्यस्थल मिले। लेकिन लखनऊ में एक ऐसा विभाग है जहां पर कुछ पीसीएस अफसर बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान हैं ये भी समझ लीजिए। दरअसल शासन ने इनका तबादला कर दिया है। कहीं किसी को एडीएम बनाया, कहीं एसडीएम बनाया, बनाकर भेजा है। और तबादले के बाद भी ये आजकल जहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं वहां के बड़े साहब इन्हें रिलीव ही नहीं कर रहे हैं। बड़े साहब बड़े खुर्राट टाइप के रहे हैं, पहले से भी अपनी कारगुजारियों की वजह से काफ़ी चर्चा में रहे हैं और बताया जाता है कि काफ़ी प्रभावशाली लोगों में हैं और मुख्यमंत्री जी के सामने भी उनकी बड़ी अच्छी इमेज है। क्योंकि पहले जिस विभाग का जिम्मा दिया गया उसमें 8-9 महीने तक बंदे ने किसी फाइल पे अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो दस्तखत नहीं किया और फाइनली उस विभाग का 700-800 करोड़ रुपया सरेंडर करना पड़ा। फिर बाद में बड़ी थू हुई, लेकिन तब तक ये साहब वहाँ से पतली गली पकड़ के निकल गए थे। अब जिस विभाग में हैं वहाँ जब नए नए गए तो उस विभाग की एक विंग में बहुत सारे लोग आउटसोर्स वाले हैं, संविदा पे हैं, डेपुटेशन पे हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट हैं। जाते ही इन्होंने सबके पेमेंट बंद कर दिए, रोक दिए। फाइलों पे उन्होंने दस्तखत करना बंद कर दिया कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं करूँगा मैं। फिर सुनने में आया कि तमाम गाड़ियों के पेमेंट रोक दिए कि भाई ऐसे तो नहीं करूँगा मैं। फिर समझ में आया कि बिजली के बिलों वाली फाइलें रोक दी उन्होंने कि मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। अब ताज़ा ताज़ा इस समय चर्चा में अपने नए कारनामे की वजह से हैं कि उनके विभाग में तैनात जितने भी पीसीएस अफसर थे, 2, 3, 4, 5, 10 जो भी रहे हों, उनका शासन स्तर से तबादला हो गया है। उनको और ज़िलों में जाना है, लेकिन साहब उन्हें रिलीव ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आप समझिए कि उन्हें ये भरोसा है कि अगर वो रिलीव नहीं करेंगे तो जो अफसर उनके विभाग में काम कर रहे हैं उसमें किसी की भी हैसियत नहीं है कि वो जाके ऊपर बताए कि तबादले के बाद हमें रिलीव नहीं किया जा रहा है। तो फिलहाल आजकल अपने इस नए कारनामे की वजह से साहब चर्चा में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आजकल फिर एक विभाग चर्चा में आ गया है। विभाग का नाम है नगर विकास और इसके भी मंत्री शर्मा जी हैं, प्रमुख सचिव अमृत अभिजात साहब हैं। दोनों ही बड़े डायनामिक अफसर रहे हैं। उसमें से एक रहा है अब तो राजनीति में आ गया। हमारे यहाँ के माननीय हो गए, गुजरात से आए और उन्हें नगर विकास और ऊर्जा विभाग जैसे विभागों की जिम्मेदारी दी गई। आपने देखा होगा पिछला महीना भी बड़ा फजीहत करने वाला था, इनके लिए करवाने वाला था। जब पूरा प्रदेश बिजली की किल्लत से जूझ रहा था, हाहाकार मचा हुआ था, अंत में मुख्यमंत्री जी ने बुला के कुछ दिशा निर्देश जारी किए। वो तो कहिए खुशकिस्मती ही कहेंगे कि मानसून आ गया और थोड़ा सा बिजली की जो मांग है वो कम हो गई और जो हाहाकार मचा हुआ था वो ख़त्म हुआ। लेकिन अब देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि बिजली का हाहाकार बंद हुआ, उसके बाद मानसून शुरू हो गया और मानसून शुरू होते ही पूरे प्रदेश के तमाम शहरों में फिर हाहाकार मच गया। हाहाकार मचा क्यों कि तमाम जो शहर हैं उनकी नालियाँ, उनकी सड़कें सब जाम हैं। नालियाँ जाम हैं जिससे सड़कों के ऊपर पानी तैरने लगा। लखनऊ की अगर बात करेंगे तो लखनऊ की बहुत सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं
इन तस्वीरों में लखनऊ की सड़कों को देखकर आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि लखनऊ और वेनिस में अब कोई फ़र्क नहीं है। लखनऊ की सड़कों पर बच्चे नहाते हुए नज़र आए, स्विमिंग करते हुए नज़र आए, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर लखनऊ में ही, राजधानी है, मैं लखनऊ की बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि लखनऊ सो फेस है पूरे प्रदेश का, लखनऊ से ही आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो लखनऊ की सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई। अब एक बार फिर शर्मा जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले बिजली, अब नगर विकास। कहा जाता है कि बिजली विभाग में भी जो देवराज साहब हैं, उनकी और शर्मा जी की कुछ ज़्यादा बनती नहीं है। मंत्री जी अगर कोई बैठक बुलाते हैं तो साहब की अगर इच्छा होती है तो आते हैं, नहीं तो नहीं भी आते हैं। हालांकि मंत्री जी बेचारे सीधे साधे सुलझे हुए, वो कुछ कह भी नहीं पाते हैं। अब आजकल उनकी फजीहत कराने में नगर विकास विभाग सबसे आगे है। नगर विकास के विभाग के जो प्रमुख सचिव साहब हैं, वो उनका नाम है अमृत अभिजात। अमृत अभिजात साहब भी बड़े ज़बरदस्त अफसर हैं, बहुत पहले से जानता हूँ उनको मैं, और बीच में दिल्ली चले गए थे। लेकिन दिल्ली से जब लखनऊ दोबारा वो आए तो मुझे लगता है कि अपना जो दिल है वो दिल्ली में ही छोड़ा है, क्योंकि उनका मन ज़्यादा लखनऊ में लगता नहीं है। लखनऊ में अगर लगता तो जाहिर सी बात है कि उनका जो विभाग है, नगर विकास विभाग, आज जो पूरे सरकार की फजीहत करा रहा है, विपक्ष को हमला करने का मौका मिल रहा है, आम जनता परेशान है, लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है, तो कम से कम ऐसा नहीं होता अगर उन्होंने साल भर कायदे से कामकाज किया होता। लेकिन सुनने में तो यही आता है कि हर वीकेंड पर दिल्ली निकल जाते हैं, वहाँ उनकी तमाम जो दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, पार्टियाँ वार्टियाँ करते रहते हैं। हम भी करते हैं, पार्टी वार्टी करनी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी सी संवेदनशीलता अमृत अभिजात साहब ने समय से दिखाई होती तो शायद जो तस्वीरें इस समय हम देख रहे हैं प्रदेश के अलग अलग शहरों से, लखनऊ से, मेरठ से, तमाम ज़िलों से, कि सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई हैं, तो कम से कम आज इतनी फजीहत नहीं होती, आज इतने सवाल नहीं उठाए जाते। हम तो कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमको तो लगता है कि बेचारे ए.के. शर्मा जी की किस्मत ही खराब है। 2 विभाग मिले और दोनों विभागों में ऐसे ऐसे खुर्राट अफसर बैठ गए हैं कि अगर शर्मा जी, मुझे लगता है कि कुछ करना भी चाहें तो जब तक ये साहब लोग ना चाहें, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। फिलहाल आजकल ये समस्या लेकर जो विपक्ष है वो हमलावर है प्रदेश की सरकार के ऊपर। जाहिर सी बात है, लंबा चौड़ा समय था प्रमुख सचिव साहब के पास भी। अगर प्रमुख सचिव साहब ने सही से जो सरकारी योजनाएं बनी है, केंद्र की इतनी बड़ी योजना है अमृत, उस पर काम चल रहा है, अगर निगमों पर ध्यान दिया होता, उन्होंने नगर आयुक्तों को टाइट किया होता, तो मुझे नहीं लगता कि आज ऐसी स्थिति आती और हम और आप बैठ के आज इस बात पर चर्चा कर रहे होते। लेकिन फ़िलहाल अब देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी इस समस्या से कोई निजात मिलने वाली है। हाँ, अभी और फजीहत होने वाली है, और फजीहत में अगर इस फजीहत को कराने में सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात साहब हैं। उत्तर प्रदेश, पिछली खबर में हमने आपको शहरों के हालात बताए, नगर विकास विभाग के बारे में बताया कि विकास विभाग कितनी फजीहत करा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर सिंचाई विभाग से है। अभी आप तस्वीरें टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पर शहरों की देख रहे होंगे कि सड़कों पे पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। अगली एक बड़ी समस्या और आने वाली है उत्तर प्रदेश में, बाढ़। हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ के पहले योजनाएं बनाई जाती हैं कि इस बार बाढ़ से कोई नुकसान ना हो। लेकिन मेरे पास एक डेटा है, छोटा सा डेटा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश में बाढ़ की परियोजनाएं थी, उनकी इस समय स्थिति क्या है। 132 परियोजनाएं बाढ़ की चल रही थी, जिसे बरसात के पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन हैरानी की बात है कि 132 में सिर्फ
माफ़ करिएगा, हाँ 59, 59 परियोजनाएं अभी तक पूरी हुई हैं। ये आंकड़ा 50% से भी कम है। अब जब परियोजनाएं पूरी ही नहीं हुई हैं तो बाढ़ तो आनी ही है, बाढ़ से नुकसान तो होना ही है, बांध टूटेंगे, नदियां उफान पे आएंगी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कोई सवाल नहीं उठाएगा। इस बार भी बाढ़ के नाम पर उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को शून्य कर दिया, तबादलों को निरस्त कर दिया, मतलब तबादला किया ही नहीं। बताया गया कि अक्टूबर में होगा। लेकिन ये एक छोटा सा आंकड़ा जो हम आपको बता रहे हैं, 132 में से 59 परियोजनाओं के पूरा होने के बारे में, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये काबिल अफसर जिनके हटाने से मामला बिगड़ सकता था, वो कितने काबिल हैं। सिर्फ 59 परियोजनाएं 132 में से पूरी हुई हैं और बाकी कहीं 50% काम हुआ है, कहीं 20% काम हुआ है, कहीं 10% काम हुआ है, कहीं उससे भी कम हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सिंचाई विभाग में जो अफसर, जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं कि बाढ़ से बचाने की, वो कितने संवेदनशील हैं और उन्हें ना हटाकर उनके ऊपर कितना बड़ा एहसान जिम्मेदार अफसर कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जब ये डेटा हमारे सामने आया है, ये डेटा निश्चित रूप से विभाग के प्रमुख सचिव के पास भी गया होगा, निश्चित रूप से विभाग के मंत्री के पास भी गया होगा कि 132 में से सिर्फ 59 परियोजनाएं पूरी हुई हैं। तो सबसे पहले तबादला सत्र शुरू होने से पहले इन तमाम लोगों की खटिया खड़ी कर देनी चाहिए थी कि भाई, जब तुम्हें जिम्मेदारी दी गई थी, तुम्हारे उस डिवीजन में तैनात किया गया था और इन परियोजनाओं को के लिए धन अवमुक्त कर दिया गया, सारी व्यवस्थाएं दी गई, तो पूरा क्यों नहीं किया। और सबसे पहले तो इन्हें उठा के ऐसी जगह पटकना चाहिए था कि दोबारा कम से कम उस सीट पे जाने वाले अफसर ये याद रखें कि अगर हमने समयबद्ध तरीके से इन कामों को पूरा नहीं किया तो अगले साल हमारा क्या हश्र होगा। लेकिन फिलहाल कौन बोलने वाला है, कौन सुनने वाला है। हम आप चर्चा कर रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है, बताना है कि जिन अफसरों का तबादला इस साल ये कह के नहीं किया गया कि अगर उनका तबादला किया जाएगा तो बाढ़ को संभालना मुश्किल हो जाएगा, उनका रिपोर्ट कार्ड है ये 132 में से सिर्फ 59 परियोजनाओं का पूरा होना। फिलहाल देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जाहिर तौर पर इस साल पहले हम बिजली की कमी से जूझे, फिर हमारी सड़कें तालाब बन गई और कुछ ही दिन में बाढ़ की भी तस्वीरें हम देखेंगे। हम इसीलिए आपको ये खबर बता रहे हैं कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस बाढ़ को रोकने की, उससे बचाव करने की, वो आराम से कान में अपने रुई डालकर सो रहे हैं। भला क्यों ना सोएं, क्योंकि उन्हें पता है उनका कुछ बिगड़ना नहीं है, जो भी बिगड़ेगा वो आम जनता का बिगड़ेगा। मुझे कहावत याद आ रही है, जाते जाते अंतिम खबर है, समय भी कम है इसलिए कम ही शब्दों में आपको बताऊंगा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आजकल एक कहावत उत्तर प्रदेश में एक ज़िले में तैनात कप्तान साहब के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त फिट बैठ रही है। दरअसल कप्तान साहब का मन लग नहीं रहा है। पिछले किसी एपिसोड में मैंने आपको बताया था उनके बारे में, और ज़िले में उनका मन लग नहीं रहा है। उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार जो तबादलों की लिस्ट आएगी उसमें उनका नाम होगा, लेकिन कप्तान साहब की जगह ज़िले के डीएम साहब हटा दिए गए। हालांकि डीएम साहब का भी काफ़ी समय हो गया था, हटना लाजमी था, लेकिन कप्तान साहब वहीं पड़े हुए हैं। अच्छा, हम लोगों की भी एक आदत होती है कि जब कहीं किसी ज़िले का अफसर टकराता है तो ज़रूर उससे ज़िले का हाल चाल लेते हैं कि भाई ज़िला कैसा चल रहा है आपका, ज़िले में डीएम साहब कैसे हैं, कप्तान साहब कैसे हैं। तो हाल ही में एक और अफसर टकरा गए उन्हीं ज़िले के। मैंने उनसे साफ तौर से पूछा कि भाई आपके ज़िले के पुराने जिलाधिकारी महोदय तो चले गए, नए वाले आए हैं, कैसे हैं, कप्तान साहब का क्या रवैया है, पहले जैसे ही हैं कि कुछ माहौल बदला है। अब उन्होंने वो जब जवाब दे दिया वो हमारे लिए खबर है। खबर ये है कि जब उनसे मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने ये बताया कि भाई देखिए सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा है और कप्तान साहब को सोने से फुर्सती कहाँ है। अपने काम काज का ज़्यादा समय वो सोने में ही बिता देते हैं, निकलते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, कुछ बैठ के कर लेते हैं, कुछ खास कार खास हैं उनके जो ज़िला चला रहे हैं। बाकी
साहब जब भी मौका मिलता है वो बंगले पे जाके सो जाते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि जिस ज़िले में पुलिस फोर्स का मुखिया ही आराम तलब हो, उस ज़िले की पुलिस फोर्स क्या कर रही होगी। फिलहाल बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, विभाग खतरनाक है। पहले भी मैं ऐसे लोगों के खिलाफ बोल के फंस चुका हूँ। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए इतना ही बता दूँ कि आजकल कप्तान साहब की आराम तलबी के चर्चे अब उनके ज़िले से निकल के लखनऊ पहुँचने लगे हैं। देखिए फिलहाल आगे कप्तान साहब कब तक रहते हैं, ज़िले में ही सोते हैं कि जो हमारी ये खबर है उसको देखने के बाद जो बाकी उनके ऊपर वाले अफसर हैं उनके ऊपर कुछ कृपा बरसाते हैं, ऐसी जगह भेजते हैं कि कम से कम जहाँ जाके वो आराम से सो सकें, कम से कम उनसे कोई अपेक्षा ना करे, उससे कोई उम्मीद ना करे, और वो आराम से अपना सोते रहें और काम काज भी चलता रहे। मुझे तो फिलहाल इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए इतनी खबरें थी। अगर ये खबरें पसंद आई होंगी तो जाहिर तौर पर कोई भी माध्यम अगर आपको मिले मुझे पहुंचने तक, चाहे सोशल मीडिया, यूट्यूब या फिर ट्विटर के माध्यम से, तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इस हफ्ते के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।